भाषा शब्द को जानते हैं और छोटी क्लास से ही भाषा, लिपि एवं व्याकरण के विषय में आपने जानकारी लिया है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि परिभाषा क्या है। अगर आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ से आप जाए। भाषा शब्द जो है, पहले हम ये जानेंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो भाष धातु से हुआ है और भाष धातु हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना। भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और भाष का अर्थ होता है बोलना, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना। तो अब हम ये जानेंगे कि धातु तब क्या होता है। तो देखिए, जो है ना, हिंदी में जिसे आप क्रिया कहते हैं उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ये धातु शब्द जो है वो संस्कृत से आपका है, लेकिन उसी धातु शब्द से हमारी कोई भी हिंदी की क्रिया बनती है। धातु का शब्द होता है वो अपने मूल रूप में होता है और जब उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के हिसाब से क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धातु होता है, उसका अर्थ होता है पठ मतलब पढ़ना। आदर्श, आदर्श, यस मैम। हाँ बोलिए। नो मैम, अटेंडेंस है यही ना है। अच्छा, तो पठ धातु मतलब पढ़ना, ठीक है। उसी तरह से लिख धातु होता है, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। हस धातु से, तो कहने का मतलब है कि भाषा उत्पत्ति जो हुई है वो भास धातु से हुई है और भास धातु से जब हुई है तो पहले हम ये जानेंगे धातु क्या होता है। तो धातु हमने आपको बताया कि जिसे आप हिंदी में क्रिया करते हैं, संस्कृत में वही शब्द आपका धातु के नाम से जाना जाता है। लेकिन धातु जो होता है वो अपने मूल रूप में होता है और हिंदी में जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वाक्य बनाने के समय उसमें फिर जैसे पठ धातु से पढ़ना हमने बोल दिया, अब पढ़ना शब्द से कहीं आप प्रयोग करते हैं पढ़ते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ेंगे, पढ़ लिया, उस तरह से हमारे वाक्य का प्रयोग जो है वो वाक्य क्या कह रहा है, कितने लोग हैं, वर्तमान का है, भूत का है, भविष्य का है, उस हिसाब से हमारा वहां प्रयोग होता है। लेकिन मूल रूप में क्या था, वो पढ़ था। उसी तरह मूल रूप में आपका लिख धातु, लिख धातु का अर्थ क्या हो गया, लिखना। और लिखना जो शब्द आपका हो गया तो उसको जब आप हिंदी में प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, लिख रहा है, लिखेंगे, लिखो, ठीक है। इस तरह के मतलब कोई भी शब्द आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि भाष शब्द का अर्थ हो गया बोलना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। और भाष शब्द की उत्पत्ति धातु से हुआ है। धातु क्या होता है, तो धातु संस्कृत का मूल रूप होता है। हिंदी में जिसे आप क्या कहते हैं, संस्कृत में उसे ही हम धातु कहते हैं और हिंदी में जब उसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य के हिसाब से उसमें परिवर्तन आ जाता है, अपने मूल रूप में फिर वो नहीं रह जाता है, क्योंकि मूल रूप क्या हो गया, बस पठ का अर्थ आपने पढ़ना जाना। तो अब कहीं ये नहीं है कि राम पढ़ रहा है, सीता हंस रही, हंस धातु हो गया तो वहां तो सीता हंस रही है, ठीक है, आपका बन जाएगा। लेकिन अगर कई लोग हैं तो फिर आप वो चीज प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई।
अब इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि भाषा की तब परिभाषा क्या हुआ। तो भाषा का परिभाषा ये हुआ, भाषा वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों को और दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही जो है वो भाषा है। विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का विनिमय करना, विचार विनिमय करना, विचार विमर्श करना, सब एक ही शब्द है। समझ में आया? भाषा का सही डिफिनेशन क्या होगा इसके आधार पे? तो भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे इसी क्रम में, हम ये जानेंगे कि भाषा की विशेषता तब क्या हो गया। तो भाषा की विशेषता हो गया, वैसे तो भाषा की बहुत सी विशेषता है, लेकिन आपको जानना है उसमें से कुछ आप मेन इसकी विशेषता जानिए। पहला है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को क्यों अर्जित संपत्ति कहा गया? क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है, उसको बोलने के लिए मुख मिला हुआ होता है, वो बोल सकता है लेकिन उसके पास कोई भाषा नहीं होता। इसीलिए वो क्या करता है, फिर शुरू में उसके पास जब कोई भाषा नहीं होता है तो वो करता क्या है, अपनी बातों को दूसरे तक कैसे बताता है। उसे भूख लगी है, उसे कोई परेशानी है, उसे नींद आ रही है, उस चीज को वो कैसे व्यक्त करता है, तो उस समय वो अपनी संकेत भाषा के रूप में प्रयोग करता है। क्या? तो वो रोना शुरू कर देता है। जब बच्चा रोता है तो फिर माँ उसको समझ जाती है समय के हिसाब से कि इस समय उसे भूख लगी है। उसके पहले वो माँ अपने काम में उलझी रहती है, उसको पता है कि उसके बच्चे का समय हो गया, उसे भूख लगी है, लेकिन उसके बाद में ये काम कर ले तब हम देंगे। लेकिन जब बच्चा रोना शुरू कर देता है तो माँ समझ जाती है कि वो क्या है, तो उसे भूख लगी है, वो दूध मांग रही है। फिर वो क्या करती है, उसकी जरूरत को पूरा करती है। लेकिन अगर बच्चे को भूख नहीं लगी है, उसके बाद भी बच्चा रोता है, तो उस समय उसके पास कोई भाषा होता नहीं है, उस चीज को वो व्यक्त तो कर नहीं सकता है। तो फिर क्या होता है उस समय में, तो फिर माँ उसे सहलाने का काम करती है, उसको समझने का काम करती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो समझ पाती है कि इसको क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो इस तरह से कर रहा है। उसी तरह से यदि बच्चा खूब हंस रहा है, खेल रहा है, तो उस समय माँ समझती है कि इसे कोई परेशानी नहीं है, बच्चा इस समय काफी खुश है। ठीक है, तो उस तरह से करता है, उसको अंदर से काफी खुश दिखाई दे रहा है, तो वहां से हमको संकेत मिल जाता है। लेकिन बच्चे के पास उस समय भाषा नहीं होता है, तो वो अपने संकेत भाषा के द्वारा ही व्यक्त करता है। संकेत भाषा में एकदम पूर्ण रूप से वो स्पष्ट नहीं बता पाता है। उसको जो उसके पास रहता है, उसकी माँ, उसके परिवार वाले, तो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उसका संकेत क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया, भाषा अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब है कि भाषा को हम क्या करते हैं, इसी समाज में आकर के धीरे धीरे जिसके संपर्क में आते हैं, अपने माता के संपर्क में आते हैं, क्योंकि माता ही हमारी क्या होती है, प्रथम शिक्षिका होती है। तो अपने माता के संपर्क में आते हैं, अपने परिवार वाले के संपर्क में आते हैं। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां से उनकी बातों को, उनकी भाषा को सुनते हैं, और सुनने के बाद से फिर धीरे धीरे बोलने का काम करते हैं, और बोलते बोलते क्या होता है, फिर हम उस भाषा को सीख जाते हैं। तो क्या हो गया, पहला इसका विशेषता, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा ले करके हम पैदा नहीं होते हैं। आपको समझ में आ गया? सेकंड आपका है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। हम भाषा ये समाज में आकर के अपने समाज के हिसाब से उसको हम सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी भाषी समाज के हम हैं तो हम हिंदी भाषा को सीखते हैं। यदि हम तेलुगु क्षेत्र के हैं, हम पंजाबी क्षेत्र के हैं, हम जिस क्षेत्र के हैं, तो वहां की जो मेन भाषा है, जो हमारी
मातृभाषा है, जो हमारे परिवार की भाषा है, ठीक है, हम उसको सीखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के हिसाब से चलती है। ठीक है, एक व्यक्ति कई तरह की भाषा को सीख लेता है, लेकिन पहली भाषा वो कौन सा सीखता है, तो अपने परिवार में रहता है, तो इसलिए परिवार की जो भाषा होती है, परिवार की भाषा कौन सी होती है बहन? ऐसे तो हम कई भाषा जानते हैं, लेकिन परिवार की जो मेन भाषा होती है वो हमारी मातृभाषा ही होती है। ठीक है, तो हमारे परिवार वाले आपस में जो बात करते हैं तो मातृभाषा में ही बात करते हैं घर में, तो हम इस तरह से वहां सीखते हैं। फिर हम धीरे धीरे समाज में निकलते हैं, समाज में निकलते हैं तो समाज की जो भाषा होती है, तो समाज की भाषा क्या हो गया, हमारा क्षेत्रीय भाषा हो गया। तो जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होता है हम उसको सीखते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, समाज के हिसाब से चलता है। तीसरा है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। किसी भी भाषा का एक अंतिम स्वरूप नहीं। यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो हम एक बार में सारी भाषा को सीख लेते और कहते बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो सारी भाषा आती है। क्या होता है उसमें, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। इस तरह से उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। किसी भी भाषा का एक अंतिम रूप, एक अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए भाषा को परिवर्तनशील कहा गया है, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट आपका है, भाषा का मानव स्वरूप होता है। किसी भी भाषा का एक अपना मानव स्वरूप होता है। मानव स्वरूप किस आधार पे हम मानते हैं, तो व्याकरण व धातु के आधार पे उसका अपना एक मानव स्वरूप हम मानते हैं। तो भाषा का अपना एक मानव स्वरूप होता है, उसमें व्याकरण और धातु के हिसाब से क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। हम यदि ऐसे बोल दिए तुम खाना खा तुम खाना खाओगे, तो हमारा सही शब्द हो गया, लेकिन आप खाना खा लिया, तो क्या हमारा यह शब्द सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्याकरण व धातु के हिसाब से हमने सही प्रयोग नहीं किया। तो भाषा क्या होता है, इसका अपना एक मानव स्वरूप होता है कि भूत का है, वर्तमान का है, भविष्य का है, किस काल का ये हम जो बात कर रहे हैं वो है। और एक व्यक्ति के लिए कि बहुवचन मतलब कई लोगों के लिए है, दो लोग के लिए, सबसे क्या होता है उसमें परिवर्तन होकर हमारा वाक्य बनता है। तो इस तरह से भाषा का अपना एक मानक रूप होता है कि कहाँ एक व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, दो व्यक्ति के लिए, बहुत से लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे, अपने से बड़ों के लिए करेंगे, अपने से छोटों के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो चीज के लिए हमारा क्या होता है, भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है कि उसी हिसाब से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है, भाषा का स्वरूप सरल की तरफ जाता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ जाता है, इसका मतलब क्या है, शुरू में अभी हमने आपको बताया कि एक बच्चा जो है, जो जन्म लेता है वो अबोध होता है। जब वो अबोध होता है तो वो क्या करता है, अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करता है, तो रो करके, हंस करके, ठीक है, तो वहां से समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके समय उसके पास कोई भाषा नहीं होता है, उसके पास एक संकेत भाषा होता है। उसके द्वारा वो भी संकेत भाषा को भी वो पूरा जानता नहीं है, उस आधार पे उसके पास रहने वाले लोग धीरे धीरे समझते हैं बातों को। तो उस समय उसके लिए क्या होता है, भाषा कठिन होता है। और जब वो उसी समाज में आने के बाद से धीरे धीरे भाषा को सीखने लगता है, तो वो भाषा उसके लिए फिर क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो जब तक उसके पास कोई भाषा नहीं है तो उसके लिए वो भाषा क्या है, सीखना है वो कठिन होता है। तो भाषा कठिन से सरल की तरफ जाता है, लेकिन जब वही भाषा आ जाता है चाहे कितना भी कठिन हो, तो फिर उसके लिए वो आसान। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा का स्वरूप जो होता है कठिन से सरल की तरफ जाता है। शुरू में उसको वही भाषा कठिन लगा क्योंकि उसको आता, लेकिन जब धीरे धीरे वो उस भाषा को सीख लिया तो वही भाषा उसके लिए क्या हो गया, आसान बन गया। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा कठिन से सरल की तरफ जाता है। अब आपका नेक्स्ट आपका है पॉइंट, वो ये है, देखिए
ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपके बुक में दिया है। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं, रटवाना आपको नहीं चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जहां से आप इस चीज को समझिए। अभी तक हमने जो कुछ भी बताया, यदि कोई डाउट हो तो आप उस हिसाब से बोलिएगा। तो नेक्स्ट आपका है, भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, अर्थात भाषा को सीखने के लिए 3 योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए। भाषा को सीखने का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो भाषा को सीखने के लिए हर मनुष्य में योग्यताएं होनी चाहिए। जब यदि वो तीनों योग्यताएं हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति भाषा को सीखना चाहता है। क्या है वो तीनों योग्यताएं? तो वो योग्यताएं हैं, पहला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का गुण, जिज्ञासा वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देखते हैं कि जो क्या है, जानने की इच्छा रखता है उसको क्या करते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, और तो जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आप जिज्ञासु कहते हैं, तो जानने की इच्छा को क्या कहेंगे, तो जिज्ञासा। जानने की इच्छा को आप जिज्ञासा कहेंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए आप, तो जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा का गुण नहीं है, यदि हम जिज्ञासु नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, तो आपको लाख हम सिखाने का प्रयास करें, लेकिन आप उस भाषा को नहीं सीख सकते हैं। आप उस भाषा को तभी सीखेंगे कि जब आपको क्या है, जानने की इच्छा होगी। ठीक है, आप जिज्ञासु होंगे, आप तत्पर होंगे उस भाग को जानने के लिए। तो जब आपके अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी, जब आप उसे सीखना चाहेंगे, जब आप उसे जानना चाहेंगे, तो निश्चित है कि आप वहीं से शुरू हो जाता है कि आप भाषा को, इसीलिए कहा गया है कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए योग्यताएं व्यक्ति में होना चाहिए कि सबसे पहले किसी भी केवल भाषा की बात नहीं है, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। व्यक्ति जो है वो जिज्ञासु होना चाहिए। जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होगा, जब तक व्यक्ति भाषा को सीखने की इच्छा नहीं रखेगा, तो भाषा को नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट आपका है अनुकरण। जब भाषा को सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो जिज्ञासा के उत्पन्न होते ही आप क्या करेंगे, फिर जिज्ञासा को उत्पन्न होते ही आप धीरे धीरे सीखने का काम शुरू कर देंगे। और कैसे सीखेंगे, तो आप जिसके बीच में रहेंगे, जहां भाषा सीखने के लिए आपको मिला हुआ है, अर्थात सबसे पहले तो आप अपने परिवार में है, फिर आप अपने समाज में है, फिर आप अपने मित्र मंडली में है, तो इस तरह से फिर आप स्कूल में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप सीखने के लिए, तो क्या करते हैं आप वहां पे, तो जब आपकी जानने की इच्छा होती है, तो धीरे धीरे उन लोगों की बातों को आप सुनते हैं, और सुन करके फिर आप उसको क्या है, बोलने का अभ्यास करते हैं। बोलने का अभ्यास अर्थात अनुकरण करते हैं, उसी तरह से बोलने का आप कला अपने अंदर पैदा करते हैं कि वो किस तरह की एक्टिंग कर रहा है, वो किस तरह से भाषा बोल रहा है, वो किस तरह का काम कर रहा है, तो वहां से हम क्या करते हैं, अनुकरण का मतलब क्या होता है, उसी चीज को अपनाना। ठीक है, तो उसी के मार्ग पे चलना, जैसा सामने वाला कर रहा है हम उसका अनुकरण करते हैं। उसका अनुकरण हम कैसे करेंगे, तो उसका अनुकरण हम उस चीज को सुनेंगे, मनन करेंगे, और उस हिसाब से फिर अपने को ढाल के फिर हम वो काम करेंगे, बोलेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया कि पहला गुण होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा की भावना पैदा होना चाहिए। केवल भाषा के लिए नहीं है, किसी भी काम के लिए है कि अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। आपके घर वाले चाहते हैं आपको कुछ सिखाना, आप नहीं चाहते हो सीखना, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है सिखाने के लिए, तो किसी के भी सिखाने से, चाहे कितना अच्छा टीचर हो, चाहे कितने अच्छे घर वाले हो, चाहे जितना भी पैसा लगा दिया जाए, सब आपके लिए तभी सक्सेस हो सकता है कोई, कि जब तक सीखने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर जिज्ञासा की भावना न हो।
ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं हुआ। अगर उसके अंदर जिज्ञासा की भावना है तो फिर उसको चाहे जैसे भी माहौल में डाला जाए वो सीख सकता है। यदि टीचर में कुछ कमी भी है और वो जागरूक है, सीखना चाहता है, तो थोड़ा सा वहां से मिलेगा और थोड़ा वो बाहर की दुनिया से सर्च करके, किसी से और भी समझ करके, कहीं बुक तो बुक से पढ़ करके वहां से वो समझेगा कि ये क्या चीज है, अर्थात उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो चुका है, वो उस बात को, उस भाषा को सीखना चाहता है। ठीक है, और जब सीखना चाहेगा तो फिर वो अनुकरण करेगा उस चीज का कि कैसे कैसे वो बोला है, कैसे कैसे कह रहा था, उस हिसाब से वो मार्ग पे चलना शुरू। और जब अनुकरण भी करना शुरू कर देगा तो तीसरा गुण अर्थात अंतिम गुण क्या है? अभ्यास। पहले वो क्या किया है? पहले उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है। दूसरा क्या है? फिर वो उसका अनुकरण किया है। फिर क्या किया है? तीसरा आपका है अभ्यास। फिर धीरे धीरे उस काम को करने का वो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस, और तब वो वहां से सीखेगा। तो यही क्रम चाहे भाषा में हो चाहे किसी भी कार्य को सीखने के लिए है कि यदि हम सीखना चाहते हैं तो पहला गुण हमारे अंदर क्या होगा? तो जिज्ञासा की भावना पैदा होनी चाहिए। और जब जिज्ञासा की भावना पूर्ण पैदा हो जाएगा तो दूसरा क्या है? तो हम अनुकरण करने का काम करेंगे, अर्थात उस मार्ग पे चलने का काम करेंगे। और उस मार्ग पे चलते चलते फिर जब हमारे अंदर ये लगा कि अब हम सीख सकते हैं, कुछ कुछ हमको आ गया है, तो फिर हम क्या करते हैं? अभ्यास करने का काम करते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा उसको फिर अपने हिसाब से बोलने का काम, उसको लिखने का काम करते हैं। अगर कोई कला है तो उसको बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक के लिए कौन सी 3 योग्यताएं मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। यदि ये तीनों योग्यता हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास का, तो निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट चीज, आप ये जानेंगे कि भाषा का विकास क्रम, भाषा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसके विकास क्रम क्या होता है, मनुष्य के अंदर कैसा कौशल विकसित होना चाहिए जिससे हमारा भाषा जो है वो विकसित हो सकता है। तो मनुष्य के अंदर कौन सा कौशल होना चाहिए? तो पहला है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला गुण होना चाहिए कि मनुष्य क्या करेगा? उसके अंदर सुनना, अर्थात सुनने की भावना होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी है वो कुछ नहीं जानता है, जीरो है, लेकिन उसके बाद भी जिस समाज में रहेगा, जिस चीज को सीखना चाहेगा, वहां से क्या करेगा? यदि भाषा है तो उसको सुनने का काम करेगा। ठीक है, पहले बार, दूसरे बार, कई बार ऐसे करते करते उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्या कोई बोल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते क्या होगा? फिर उस चीज को वो बोलने का अभ्यास करेगा। और सुनते को बोल रहा है, लेकिन बोलने पर भी वो उसका अर्थ नहीं जानता है, उसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो उसने सुना, बचपन में बच्चे कोई भी चीज क्यों जल्दी सीख जाते हैं? क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी सुनते हैं उसका अनुकरण करते हैं, अर्थात क्या करते हैं? उस मार्ग में चल के उसे बोलने का अभ्यास करते हैं। तो वही क्रम भाषा में भी होता है, वही क्रम किसी भी चीज में होता है। ठीक है, तो पहले हम सुनने का काम करते हैं। दूसरा क्या है? ये हम भाषा के क्षेत्र में बता रहे हैं, तो भाषा के क्षेत्र में सबसे पहले सुनेंगे, और किसी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अगर कोई कला है तो कला को भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ भाषा है, इसलिए पहले उसको सुनने का काम करेंगे, और सुनने के बाद से फिर धीरे धीरे हम अभ्यास करके बोलने का काम करेंगे। बोलते बोलते अब हमको धीरे धीरे उसके अर्थ भी समझ में आने लगे हैं कि हमने क्या बोला। शुरू में तो बच्चा बोल रहा है, बस घर वाले को अच्छा लगता है कि बच्चा बोला है, आज ये शब्द बोला है, वो तो उसका अर्थ नहीं समझा, लेकिन सामने वाला समझ रहा है कि क्या वो बोला। अगर वो कोई ऐसा शब्द बोलता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो यही केवल कहेगा कि अरे ये शब्द उसने सुना, और सुनने के बाद से वो बोलने का अभ्यास किया। तो अभी मतलब जैसे बहुत से बच्चे थे पानी को मम बोलते हैं, तो वहां से फिर हम आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या है, तो सुनते सुनते वो बोलने का काम करता है। उस समय नहीं समझता है, लेकिन धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। जब समझना शुरू कर देता है तो उसके बाद से वो पढ़ने का काम करता है।
भाषा का क्षेत्र जो होता है तो सबसे पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद से हम बोलते हैं, बोलने के बाद से फिर हम पढ़ने का काम करते हैं। ये मिला मिला के उस भाषा को सीखने हम पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ से भाषा को सीखा जाता है और पढ़ते पढ़ते जब हम उसको पूरा समझने लगते हैं फिर हम उसको लिखने का अभ्यास करते हैं। शुरू में ही बच्चे को पहले लिखने का ही गुण सिखाया जाए तो वो असंभव है। बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखने का अभ्यास उसने किया है ना उसको कराया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भाषा का विकास क्रम जो होता है मनुष्य के लिए, मनुष्य के अंदर भाषा को सीखने का जो कौशल पैदा होना चाहिए तो उसमें पहला गुण आपको समझ में आया कि पहला है सुनना, दूसरा क्या है उसके बाद से बोलना, तीसरा क्या हो गया फिर पढ़ना और चौथा क्या हो गया फिर लिखना। इस क्रम के द्वारा हम भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये हमारे भाषा सीखने का क्रम हो गया। अब हम जानेंगे भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के हमारे देखिए कहीं भी बुक में आपको ज्यादा तो देखने को मिलेगा कि भाषा का 2 ही प्रकार होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाषा का 3 प्रकार होता है। आपको ज्यादातर 2 ही मिलेगा, आपके बुक में भी 2 ही है, तो आप कहेंगे कि ये तीसरा क्यों आप बता रहे हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा नहीं होगा, आप उसको समझिए कि तीसरा भाषा क्या है और उसको भी भाषा में रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाषा में वैसे 2 का ही वर्णन होता है। क्या है? तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जो मुख से हम बोलते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है। क्यों मौखिक भाषा कहा गया है? क्योंकि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति हैं या 2 से अधिक भी व्यक्ति, तो जिसमें पहला व्यक्ति जो होता है वो बोलने का काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसे सुनने का काम करता है। अर्थात मौखिक भाषा में बोलना और सुनना ये 2 कार्य होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बोलना और सुनना, हम सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको हम सुन रहे हैं और वहां से फिर क्या होते हैं हम उसकी बातों को समझ जाते हैं। ये हमारा हो गया मौखिक भाषा। है तो इस मौखिक भाषा में क्या क्या आपका आ जाएगा? तो रेडियो पे जो आप समाचार सुनते हैं, टीवी पे आप जो समाचार सुनते हैं, ये सब हमारा मौखिक भाषा में आ गया। नेता के द्वारा, कहीं भी नेता द्वारा क्या होता है सभा को संबोधित किया जाता है तो नेता क्या करते हैं अपना भाषण देते हैं, तो वो बोलने का काम करते हैं और हम सामने से क्या करते हैं सुनने का काम करते हैं। ये सब हमारा मौखिक भाषा में जाएगा। तीसरा आपका क्या है? तो जैसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार, इंटरव्यू, आपके इंग्लिश के शब्द में इंटरव्यू, तो प्रत्यक्ष सामने से साक्षात्कार होता है, हमारा इंटरव्यू होता है, तो सामने वाला क्या करता है हमसे प्रश्न पूछता है और हम क्या करते हैं उसका उत्तर देते हैं। तो ये हमारा मौखिक भाषण हो गया। जैसे अभी आपके एग्जाम में प्रांजल अभी आपका ओरल एग्जाम हुआ था। ओरल एग्जाम में क्या हुआ था? टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया, टीचर ने आपसे प्रश्न किया और आपने क्या किया तो उसे उत्तर दिया। ये कौन सी भाषा में जाएगा? तो मौखिक भाषा में जाएगा। लेकिन वही आपका दूसरा एग्जाम जो हुआ तो वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके स्कूल में क्या किया गया तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसपे क्या है कुछ लिखा हुआ था। जो लिखा हुआ था वो आपके मौखिक में नहीं जाएगा बल्कि वो लिखित में जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र मिला है जो लिखा हुआ है। तो लिखित भाषा अभी आपको बताएंगे। लिखित भाषा में क्या होता है तो सामने वाला क्या करता है कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या लिखता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसको पढ़ने का काम करता है। मौखिक भाषा में हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है। लिखित भाषा में हम लिखते हैं और दूसरा क्या करता है तो उसे पढ़ने का। तो जो क्वेश्चन पेपर हमने दिया उसको आपने पढ़ा और पढ़ करके क्या किया आप उसका उत्तर अपनी भाषा में फिर वो हमारे लिए दिए, हम उसको पढ़े फिर। तो इस तरह से क्या हो गया वो लिखित भाषा में गया। तो अर्थात